गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 21 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लाया हूँ। तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है इंडियन फ्लैग के बारे में, थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, इसको ध्यान से सुने। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं ओबीसी कोटा के बारे में, जो कि अप्रूव कर दिया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर कर दिया गया है। काफी पुरानी न्यूज है, काफी समय से चल रही थी, लगभग पिछले मैं बताऊंगा आपको 1 साल से ये न्यूज चल रही थी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दे दी है। तो अभी महाराष्ट्र के अंदर जो लोकल इलेक्शन होने वाले हैं वहां पे ओबीसीज को दिया जा सकता है 27% रिजर्वेशन। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं। पुराना टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल में बताने वाला हूं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रहने वाला है दोस्तों बेल के बारे में। बेल एंड इट्स टाइप्स, ये भी रिपीटेड सा टॉपिक है क्योंकि मिस्टर जुबेर को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया है। तो परसों भी हम लोगों ने इस टॉपिक को किया था, तो ज्यादा समय इसमें मैं नहीं देने वाला हूं। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है चीता इन इंडिया। तो फाइनली जो है चीता इंडिया में आने वाला है 15 अगस्त से पहले। ऐसा माना जा रहा है कि चीता इंडिया में आ जाएगा। कहां से आएगा, क्यों आएगा, क्यों नहीं आना चाहिए था, क्यों आना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या हिस्ट्री रही है, उस पूरी डिटेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3 से, मुझे लगता है यहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। हीट वेव इन यूरोप, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। आज एक्सप्लेनर सेक्शन आया था तो 2-4 एक्स्ट्रा डिटेल आपको यहाँ पे देने वाला हूँ विद मैप्स। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नीट एंड तमिलनाडु। ये भी रिपीटेड सा टॉपिक है लेकिन आज फिर से क्योंकि एक्सप्लेनर सेक्शन में आया है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल आपको बताऊंगा। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने नीट वाला केस किया तो हमारा मेजर फोकस था किसके ऊपर? गवर्नर के ऊपर केस था ना, गवर्नर की जो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट को रिजर्व करने के लिए। लेकिन आज गवर्नर का मैं यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। पूरा फोकस रहने वाला नीट के एग्जाम के ऊपर, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसके बारे में क्या वर्डिक्ट दिया था, तमिलनाडु इसको क्यों अपोज कर रहा है, नीट के प्रोस क्या है, नीट के कॉन्स क्या है, गवर्नमेंट के इस पे क्या स्टैंड है, इन सारी बातों पर बात करेंगे इस नीट वाले टॉपिक में। इंडिया वियतनाम रिलेशन बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों ने इसको नहीं किया है और ये है आज का हमारा एडिटोरियल सेक्शन। तो इसको हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी आज आपके मैं लेके आया हूँ। हमेशा आर्टिकल अच्छे नहीं होते एडिशनल, लेकिन आज एडिशनल आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आगे जाने से पहले वही छोटी छोटी अनाउंसमेंट जो हम लोग हमेशा करते हैं। पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है, लाइक करे बिना कोई भी एस्पिरेंट आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आता है, लेकिन अगर पसंद आता है तो मेरे ख्याल से लाइक हम लोग डिजर्व करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया हुआ है, 3 तारीख से चल रहा है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अभी इकोनॉमी की क्लासेस वहां पे चल रही हैं, बहुत शानदार क्लासेस होती हैं, सब कुछ यहाँ पे कवर किया जाता है। डेली क्विज हम आपको कवर कराते हैं, पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं, फैकल्टी के साथ 1-to-1 आपकी मेंटरशिप होती है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दी जाती है, मेंस की टेस्ट सीरीज आती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे खूब सारा हम यहाँ पे फोकस करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे जो है ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप मैसेज वगैरह करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो आज के दिन ना बहुत कुछ खास हुआ था। ये आपको नजर आ रहा है हमारा तिरंगा, तो एक बार सैल्यूट करें तिरंगे को, जो है वंदे मातरम या कुछ भी आप जो है सैल्यूट कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। क्योंकि आज ही के दिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 21 जुलाई 1947 को इंडियन फ्लैग को, जो कि ऑफिशियल फ्लैग है इंडिया का, ये वाला तिरंगा, इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया था। इससे पहले हमारे पास जो मैप था, ठीक है, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है जिसके बीच में चरखा है, चरखा है, इसको, इससे पहले हमारा मैप ये हुआ करता था ऑफिशियल। उसके बाद में फिर हम लोगों ने इसमें से चरखा हटा के जो है अशोक चक्र जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यहां से इसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। तो देखिए मैंने कोशिश किया था शुरुआत में कि आपको सारी हिस्ट्री में बताऊं मैप की यहाँ पे लिख के, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन आपको वैसे बता देता हूं। 1857 में जब फर्स्ट जो है वॉर हुआ था, यू नो वेरी वेल, रिवोल्ट हुआ, तो उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया का मैप अडॉप्ट किया था वो ये वाला था, जो सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये ब्रिटिश मैप था, जो कि एक सिंबल के तौर पे, जब क्योंकि जो ब्रिटेन की क्वीन हुआ करती थी उसको ऑफिशियल जो है क्वीन डिक्लेयर किया गया था पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडिया का और पूरे ब्रिटिश एम्पायर का, तब इस मैप को ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किया था। लेकिन उसी समय क्या हुआ, हमारे जो नेशनलिस्ट थे, हमारे यहाँ पे जो जो फ्रीडम फाइटर्स थे या नेशनलिस्ट कह सकते हो शुरुआत में, उन्होंने अपने अपने मैप्स को अडॉप्ट किया था। तो जो मैप आपको यहाँ पे देखे, सबसे पहले मैप की बेसिकली शुरुआत पता कब हुई थी? जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था। तो 1904, 1905, 1906, 1907 उस समय में कई तरह के फ्लैग्स जो है इंडिया में अडॉप्ट किए गए और अलग अलग तरह के मैप हुए, अलग अलग जगह पे अडॉप्ट किए गए। जैसे ये वाला मैप आपको नजर आ रहा होगा, ये जिसके पीछे वंदे मातरम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सन का सिंबल है और शुरू में यहाँ पे अगर आपको जो है वो जो है
क्रिसेंट और वो नजर आ रहा है, और ऊपर से आकर फिर से स्टार्स नजर आ रहे हैं। तो ये जो है मैप अडोप्ट किया गया था, बंगाल के अंदर ही अडोप्ट किया गया था। इसमें रिलीजियस सिंबल का काफी यूज किया गया है, हिंदू मुस्लिम्स का और इसका यूज किया गया है, देख सकते हैं आप क्लियरली यहाँ पे। उसके अलावा ये वाला जो आपको मैप नजर आ रहा है, ये जो है निवेदिता, सिस्टर निवेदिता ने जो है इसको डिजाइन किया था। इसमें भी जो है आप रिलीजियस सिंबल देख सकते हो। इसके चारों तरफ जो है खूब सारे दिए बने हुए हैं, लैंप जिसे दिए हम लोग कहते हैं, और बीच में वज्र बना हुआ है जो कि माँ काली का सिंबल माना जाता है, और इसके बीच में यहाँ पे वंदे मातरम लिखा हुआ है। इसको, और बहन निवेदिता कौन थी आपको पता होगा, विवेकानंद जी की एक फॉलोवर थी जो कि फॉरेन कंट्री से आई थी, तो बाद में उन्होंने इंडिया में ही रही और इंडियन रिलीजन के लिए, सोसाइटी के लिए काफी काम किया बहन निवेदिता ने। इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। तो इन्होंने इसको डिजाइन किया था। उसके बाद फिर से जो है वेस्ट बंगाल के दौरान ही एक और सिंबल भी आया था, इसके अंदर भी काफी रिलीजियस उसका फोकस किया गया है, बहन कामा। और फिर ये देखिए आप, ये वाला जो है ना सबसे राइट में जो आपको नजर आ रहा है, ये किया गया था बेसिकली जर्मनी के अंदर। जर्मनी में बहन कामा और वीर सावरकर और वो जब सब लोग वहां पे रह रहे थे, जो है ये बहन कामा के द्वारा किया गया था। और ये जो आपका नजर आ रहा है, ये वाला, सॉरी, हाँ, ये बहन कामा के द्वारा। और ये जो आपका नजर आ रहा है ऊपर, ये जो जब होम रूल लीग मूवमेंट चलाई गई थी तिलक जी के द्वारा, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, जिसके अंदर थोड़ा सा ब्रिटिश फ्लैग है, और ये जो आपको नजर आ रहे हैं 7 स्टार्स यहाँ पे है। तो सप्तऋषि हम लोग बात करते हैं, वो हमारे पास कॉन्स्टिलेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब वो डोमिनियन स्टेट्स को डिमांड कर रहे थे, तब इसको अडॉप्ट किया गया था। फिर बाद में जो है 1930, 31, 32 के अंदर इस फ्लैग को जो है फाइनली अडॉप्ट किया गया था एज इंडियाज ऑफिशियल मैप। ठीक है, फिर बाद में 47 में फिर हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो अभी हमारा फाइनल फ्लैग यही है। तो पूरे फ्लैग की अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहो तो काफी इंटरेस्टिंग है, आप गूगल वगैरह कर सकते हो। बट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आई डोंट थिंक सो इतना इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल ठीक है, थोड़ा बहुत आप जान सकते हो कि फाइनल जो फ्लैग है इंडिया का किसने डिजाइन किया गया था, है ना, कब इसको अडॉप्ट किया गया था, थोड़ा बहुत इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्योंकि सरकार ने ये कहा है इस बार कि 15 अगस्त को 20 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर जो है वो इंडियन फ्लैग लगाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई जा रही है सरकार के द्वारा इस समय इंडियन फ्लैग को लेके। तो इसलिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली मुझे लगता है बन सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो महाराष्ट्र से आता है। पुराना टॉपिक है, फिर भी अब मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा बहुत। देखिए, महाराष्ट्र में जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने वाले थे, जहां पे महाराष्ट्र की सरकार डिमांड कर रही थी कि ओबीसी को 27% कोटा मिले, रिजर्वेशन मिले इलेक्शन में। लोकल बॉडी के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब तक रिजर्वेशन को अलाउ नहीं करता, जब तक एक टेस्ट पास ना किया जाए। टेस्ट, इसे कहा जाता है ट्रिपल टेस्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल टेस्ट। और महाराष्ट्र की सरकार ने ट्रिपल टेस्ट नहीं करवाया था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने लोकल बॉडीज के अंदर 27% रिजर्वेशन को मना कर दिया था ओबीसी के। महाराष्ट्र की सरकार, ये ट्रिपल टेस्ट क्या होता है बताता चलूं आपको। इसके अंदर 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर कोई सरकार चाहती है कि किसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिले, तो उसके लिए पहले उसको एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना पड़ता है, जिस कमीशन के अंदर एक्सपर्ट लोग होते हैं, जज भी होते हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार ने एक कमीशन नहीं बनाया था। दूसरी कंडीशन होती है कि एम्पिरिकल डेटा उसको कलेक्ट किया जाए। मतलब आप जो है वहां पे प्रॉपर तरीके से जाके सर्वे कीजिए, रिसर्च कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कम्युनिटी कितने % पॉपुलेशन है, उसकी बैकग्राउंड सिचुएशन कैसी है, इकोनॉमिक सोशल सिचुएशन कैसी है, वो सब आपके पास डेटा होना चाहिए। महाराष्ट्र की पिछली सरकार ने ये भी नहीं करवाया था। तीसरा जो फाइनल रहता है वो ये रहता है कि टोटल रिजर्वेशन जो है 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, जो कि इंदिरा साहनी केस में ऑलरेडी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले बोल दिया था। ये 3 कंडीशन जब तक सरकार फुलफिल नहीं करेगी, जब तक रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार ने जो है बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया था। तो अभी जो नई सरकार आई है, ठीक है, शिंदे जो गवर्नमेंट आई है, उसने कहा है कि सर हम लोगों ने सारी चीजें करवा ली हैं। उन्होंने पूरा डेटा सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन को कर दिया है महाराष्ट्र के अंदर अलाउ। ये जो है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी। ये जो ऊपर वाला डेटा मैंने लिखा हुआ है बहुत पुराना डेटा है। एक्चुअली सरल जो है एक पोर्टल होता है, और UDIC भी एक पोर्टल होता है। ये जो है जो कॉलेज वगैरह में, स्कूल में एडमिशन वगैरह लिए जाते हैं, पंचायत के इलेक्शन वगैरह होते हैं, उस सब के लिए यूज होता है। तो महाराष्ट्र की सरकार एक्चुअली कमीशन ना बना के इस डेटा के ऊपर रिलाई कर रही थी। और इस डेटा के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जो है 38% ओबीसी पॉपुलेशन है, लेकिन वो सिर्फ 27% की ही डिमांड कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो, ये नहीं चलेगा।
ये आप जो लेके आ रहे हो सरल से ओडीसी से डेटा लेके आ रहे हो, ये नहीं चलेगा। प्रॉपर तरीके से कमीशन बनाइए, उसकी स्टडी करवाइए, तब हम लोग उसकी बात को मानेंगे। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस बात को अलाउ कर दिया है। तो बेसिकली ये पूरे का पूरा मामला था, है ना, ओबीसीज वाला, महाराष्ट्र वाला। रीजनल न्यूज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो रीजनल न्यूज है इसका नेशनल इंप्लीकेशन हो सकता है फ्यूचर में किसी और स्टेट के अंदर भी इस तरह की डिमांड आए, उस समय में क्या हो सकता है। तो थोड़ा बहुत जो है, देखिए वैसे हम लोग रीजनल न्यूज पढ़ते नहीं है, लेकिन रीजनल न्यूज हम लोग सिर्फ वही पढ़ते हैं जिसका थोड़ा सा जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है या सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, वो डेफिनेटली हम लोग पढ़ सकते हैं। कल हम लोगों ने आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछे थे, तो आज हम उसके जो है कुछ आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था वो प्रेसिडेंट को लेके था। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर आपको पता ही है कि नॉमिनेटेड मेंबर बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारी ये जो डी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट हो जाती है। किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने की जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, हमारा जो जो है करेक्ट हो जाता है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रेसिडेंट की डेफिनेटली प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा के उसमें कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हमारी ये दो बाकी सारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था गवर्नर को लेके। ठीक है, गवर्नर के बारे में आपको बताता चलूं कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि एक गवर्नर को एक से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे हरियाणा पंजाब का एक ही जो है गवर्नर है, उसी तरह से जो गवर्नर की कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्चुअली में गवर्नर की क्वालिफिकेशन दी गई है, तो इसलिए स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होती है, जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के लिए ही काम करते हैं, मतलब जब तक प्रेसिडेंट खुश है तो गवर्नर रहोगे, प्रेसिडेंट को अगर नाराज कर दिया तो गवर्नर नहीं रहोगे। इसका मतलब यह है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बेसिकली बात कर रहा है ना। प्रेसिडेंट की खुद की मर्जी नहीं चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कैबिनेट जो प्रेसिडेंट को करने के लिए बोलती है, प्रेसिडेंट वही करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था डिस्क्वालिफिकेशन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका हो जाता है हमारा 1 और 3। सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। तो ये इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दोस्तों वो जुबेर से आता है। पुराना टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक है, ज्यादा फोकस इस पे नहीं करूंगा। तो बेसिकली एक न्यूज पोर्टल है ओल्ट न्यूज करके जिसको कहा जाता है, और इसके ये को फाउंडर हैं या जो भी हैं, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है हमें। तो बेसिकली इन्होंने जो है 2017-18 में कोई ट्वीट किया था, उस ट्वीट को लेके अभी कंप्लेंट हुई थी कि वो ट्वीट इन्होंने जो किया था वो हमारे जो है रिलीजन को जो है वो करता है हार्मनी, और वो सब बातें यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, कम्युनिटी के बीच में नफरत पैदा करता है, तो उसके लिए इनके खिलाफ ना खूब सारी एफआईआर हो गई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो है कम से कम 8-10 एफआईआर इनके अगेंस्ट में हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों ये पहले ये कहा था कि जो अरेस्ट होता है, अरेस्ट जो है वो एक रेयर फिनोमिना होना चाहिए। आप ऐसे ही किसी को भी छोटी मोटी कंप्लेंट पे अरेस्ट नहीं कर सकते, और बेल जो है वो जल्दी से जल्दी दी जानी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ दिन पहले कहा था। तो उसी के चक्कर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनली जितने भी केस इनके अगेंस्ट में थे उसको वापस ले लिया, मतलब उसको क्वैश कर दिया है, और इनको दे दी है बेल जुबेर को। तब ये फ्री हो गए, मतलब फ्री इन द सेंस के पूरा ऑफ कोर्स अक्विटल नहीं हुए हैं, बेल दिया गया है, केस अब इनके ऊपर चलेगा। तो बेल के बारे में जो है हम लोगों ने परसों भी थोड़ा सा बात किया था कि बेल का मतलब क्या होता है। बेल का मतलब होता है कंडीशनल रिलीज, मतलब आप पूरी तरह से फ्री नहीं हो सकता है आपका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाए। अगर कोर्ट का ऐसा लगता है कि आप एविडेंस वगैरह के साथ थोड़ा बहुत छेड़खानी कर सकते हो या देश छोड़ के भाग सकते हो, तो उस केस में जो आपके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जा सकती हैं, पासपोर्ट वगैरह का जब्त कराया जा सकता है। और कंडीशनल रिलीज का मतलब ये है कि जब भी पुलिस चाहेगी या कोर्ट चाहेगा तो आपको उनके सामने पेश होना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं। यहाँ पे आपसे बॉन्ड भी भरवाया जा सकता है, कुछ पैसे वैसे 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, और बिना बॉन्ड के भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। सीआरपीसी हमारा जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें बेल को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे दो तरह की बेल होती है। एक होती है मतलब क्राइम्स होते हैं, बेसिकली 2 तरह के क्राइम होते हैं। पहले क्राइम वो होते हैं जो बेलेबल होते हैं, जिनके अंदर बेल दी जा सकती है। दूसरे क्राइम होते हैं जो नॉन बेलेबल होते हैं, जिसके अंदर बेल नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट जो है या कोर्ट नॉन बेलेबल ऑफेंस में कुछ खास कंडीशन में बेल दे सकता है, लेकिन बेलेबल कंडीशन में बेल लेना आपका अधिकार होता है, आपको बेल मिलेगा ही मिलेगा अगर वो बेलेबल वारंट है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे होती हैं। 3 तरह की बेल होती है। तो रेगुलर बेल तो ऑफ कोर्स है ना, हमारे जो सेक्शन जो 437 है या 439 है उसके तहत दिया जाता है। एक होती है एंटीसिपेटरी बेल, जिसमें आपको अरेस्ट करने से पहले ही आपको बेल दी जाती है। और तीसरी होती है इंटरिम बेल। तो जब रेगुलर बेल और जो एंटीसिपेटरी बेल होती है, इसका प्रोसीजर चल रहा होता है, तो जब तक ये एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती है तब तक उसको इंटरिम बेल दिया जाता है ना। ऐसे हमारे पास एक इंटरिम बजट भी होता है, इंटरिम बजट
है ना, तो उसको अपने बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों बेल के बारे में, थोड़ा सा मैंने सोचा आपको रिपीट करवा देता हूँ। आज का तो सबसे खास टॉपिक है वो है चीता वाला, हालांकि ये भी रिपीटेड है, लेकिन जो एस्पिरेंट प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए उनको मैं बताता चलूं। चीता जो है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है। चीता जो है 1952 में इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है ऑफिशियल तौर पे। तो काफी समय से चीता को इंडिया के जंगलों में इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी, लेकिन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया था। बट फाइनली सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हो सकता है 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त 2022 से पहले इंडिया में चीता आ जाएगा। कहां से आएगा वो सब कहानी में आपको थोड़ा बताता चलता हूं। देखिए, पहले तो थोड़ा सा चीता के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, दुनिया में दो तरह के चीते होते हैं, एक होता है एशियाटिक चीता, ठीक है, और दूसरा होता है अफ्रीकन चीता। एशियाटिक चीता जो है वो इस समय सिर्फ और सिर्फ ईरान में पाया जाता है, और अफ्रीकन चीता तो जो है पूरी अफ्रीका में इधर उधर पाया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो अफ्रीकन चीता है वो वल्नरेबल होता है IUCN की रेड लिस्ट में, और जो एशियाटिक चीता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, ईरान के अंदर ही पाया जाता है। तो बात एक्चुअली ये थी कि, और थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताता चलूं कि जो एशियाटिक चीता होता है ये इसका सर थोड़ा छोटा होता है, गर्दन थोड़ी लंबी होती है, बिल्ली के जैसा नजर आता है, ठीक है। अफ्रीकन चीता थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा होता है साइज में भी। तो ये कुछ चीजें हैं, काफी तेज भाग सकता है, नो डाउट, है ना। वर्ल्ड का फास्टेस्ट जो है लैंड मैमल है चीता। तो घुमा फिरा के बात यह है कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो एक समय ऐसा हुआ करता था ब्रिटिश टाइम में, मुगल टाइम में, पूरे इंडिया में ही, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर चीता मिलता था। फिर बाद में जो है इसका बहुत बुरी तरह से शिकार किया गया, और फिर रही कहीं कसर जो है वो ब्रिटिशर्स ने पूरी कर दी। ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली चीता के ऊपर इनाम रखा था कि जो आदमी चीता को मारेगा उसको कुछ पैसा दिया जाएगा। तो उस समय इंडिया में बहुत सारे बाउंटी हंटर्स हुआ करते थे, जो चीते को मारते थे और पैसा कलेक्ट करते थे, है ना। जैसे जैसे डाकुओं के लिए होता था, है ना, डाकुओं के लिए भी ऐसे ही होता था। ब्रिटिशर्स लोग जो है इनाम रखते थे, तो जो डाकू को मारेगा उसको इतना पैसा मिलेगा। तो चीता को बहुत ज्यादा मारा गया ब्रिटिशर्स के टाइम में, शिकार किया गया, वो सारी सारी चीजें, है ना। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअली इंदिरा गांधी जी के समय से ही इंडिया में जो है चीता को इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी, लेकिन वो ऑफ कोर्स पूरी नहीं हो पाई। फिर फाइनली सरकार ने जो है 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया, और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में मना कर दिया कि नहीं, आप इंडिया में चीता को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। इसे कुछ कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इंडिया की जो इकोलॉजी है ना, वो चीता के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि 1952 में वो खत्म हो चुका था। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि चीता का जो बेस्ट फूड होता है वो होता है ब्लैक बक, है ना। और ब्लैक बक जो है भैया वो यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो चीता रहेगा तो ब्लैक बक को खाएगा, ब्लैक बक को खाएगा तो वो तो वैसे भी ठीक नहीं है। ब्लैक बक आपको पता ही है, सलमान खान ने जिसको शिकार किया था ब्लैक बक के लिए, आज तक जेल के चक्कर काट रहे हैं, आते जाते रहते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे बड़ी बातें हुई। और भी जैसे हमारे पास जो है वाइल्ड क्रेन है, या फिर हमारे पास जो है कुछ ऐसे मैमल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स पाए जाते हैं जिनका शिकार ये चीता करता है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, चीता हमारे लिए सूटेबल नहीं है, सो आप अच्छे से स्टडी करके लेके आओ। तो फिर काफी समय तक स्टडी हुआ, कई सालों तक स्टडी हुआ। फिर फाइनली 2020 में जो है जाके अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में, सॉरी 2020 में नहीं 18 में, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सरकार को हरी झंडी दे दी है कि आप जाइए चीता को लेके आइए, हमारे जंगलों में इंट्रोड्यूस कीजिए। लेकिन कहां इंट्रोड्यूस किया जाएगा ये भी बहुत बड़ी बात है। क्यूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ, यहां देखिए, ये है क्यूनो नेशनल पार्क। यहाँ पे इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ये आपको नजर आई है पन्ना नेशनल पार्क है, ठीक है। इधर जो है वन विहार नेशनल पार्क है। इधर आपका जो है ये देखिए विंध्या सतपुड़ा, ये बीच में जो है नर्मदा जो है रिवर जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से प्रीलिम्स के लेवल से सवाल पूछता हूं मैं, आप ये बताइए कि इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो है कौन सी स्टेट में है? सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है और कितने हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो क्यूनो नेशनल पार्क के अंदर बेसिकली इसको हम लोग अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सरकार का क्या आर्गुमेंट है, हम लोग भैया क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं चीता को? जब सरकार से पूछा गया कि क्या दिक्कत है भैया, 1952 में जब ये खत्म हो गया तो हो गया, अभी आप काहे कर रहे हो? सरकार ने कहा देखो नहीं, इसकी जरूरत है। पहली बात यह कि चीता जो है वो इंडिया की जो नेशनल पहले इंडिया में हुआ करता था, तो हमारी जो इकोलॉजी, हमारा जो एनवायरमेंट है वो चीता के लिए बिल्कुल सुटेबल है। जैसे कि ऊपर डायग्राम में देख सकते हो, पूरे इंडिया में जो है चीता पाया जाता था कभी के समय में। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि अगर चीता आएगा तो अभी तक जिन ग्रास लैंड को हम लोग इग्नोर कर रहे थे, तो चीता की वजह से उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा।
तो हमारी ग्रासलैंड अच्छे से डेवलप होंगी, हमारे जंगल अच्छे से डेवलप होंगे, और अगर जंगल अच्छे से डेवलप होंगे तो क्लाइमेट चेंज को लड़ने में हमारी हेल्प होगी। तो चीता को बेसिकली क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भी जो है इसको रिलेट कर रही है सरकार। मुझे एक्चुअली नहीं लगता, तो पता नहीं कैसा कितना ये आर्गुमेंट में दम है, लेकिन सरकार ने कहा है तो डेफिनेटली एग्जाम्पल में हम लोग एग्जाम में इसको लिखेंगे, है ना। चीता को इंट्रोड्यूस करने की फेवर में अगर आपको लिखना होगा तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज वाला पार्ट आप वहां पे लिखोगे। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन कई सारे चैलेंजेस भी हैं चीता को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जेनेटिक डिफरेंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो टोपोग्राफी है, हमारा जो इकोसिस्टम है, वो एक्चुअली एशियाटिक चीता के लिए ज्यादा सुटेबल है, अफ्रीकन चीता के लिए नहीं है। लेकिन हम लोग एशियाटिक चीता नहीं ला रहे हैं, हम लोग अफ्रीकन चीता ला रहे हैं। कौन सी कंट्री से ला रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी कंट्री से हम लोग जो है चीता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि ईरान ने हमें चीता देने से मना कर दिया था, है ना। तो किसी अफ्रीकन कंट्री से ला रहे हैं, कौन सी से ला रहे हैं पहली बात तो वो। तो जेनेटिक डिफरेंस है भैया एशियाटिक चीता के साथ, है ना। डिसीज ट्रांसमिशन भी हो सकता है, तो क्योंकि ये प्रेडेटर होता है, हो सकता है भैया अफ्रीका से कोई डिसीज इसके अंदर हो और तो वो फैल सकता है। इंटर स्पीसीज कंपटीशन बढ़ सकता है, ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो है टाइगर्स हैं, है ना, उनके साथ जो है कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है, तो वो बड़ी बात है। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी जो है डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी अफ्रीका से ऑफकोर्स बहुत ज्यादा है, तो हमारे यहाँ पे जो गाँव वगैरह है वो काफी क्लोज बने हुए हैं जंगलों वगैरह के, तो मैन कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। क्यूनो नेशनल पार्क के अंदर इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वहां का जो मैस्कोट हम लोगों ने बनाया है उसका नाम है चिंटू चीता, ठीक है, चिंटू चीता। तो ये जो आसपास के गांव वगैरह है वहां पे अवेयरनेस वगैरह के लिए इसको जो है यूज किया जा रहा है चिंटू चीता को, ठीक है। इसका जो टैगलाइन है वो है मैं तेज दौड़कर आऊंगा, कोनों में बस जाऊंगा। काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो इसको थोड़ा सा देख सकते हो। जो आपसे सवाल पूछे हैं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताओ। आसान से सवाल है, पहले बहुत बार डिस्कस उसको हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों जो आता है वो आता है यूरोप से न्यूज है, द स्वेल्टरिंग हीट वेव अक्रॉस यूरोप। स्वेल्टरिंग मतलब भैया छक्के छूट गए हैं गर्मी में, हालत हो गई है बहुत ज्यादा खराब। जैसे कि आप इस जो है मैप में देख सकते हो, देखिए क्लियरली, खासकर वेस्टर्न यूरोप के अंदर ये वाला जो एरिया है, और ये ब्रिटेन वाला जो एरिया है, और ये वेस्टर्न यूरोप में जिसमें फ्रांस जर्मनी वो सब आते हैं। इवन स्पेन के अंदर भी हालत बहुत खराब है, फ्रांस के अंदर हालत बहुत खराब है ना, क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वो तो हो ही रहा है। और यूके के अंदर तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से क्रॉस हो गया है, और यूएसए के अंदर, यूके के अंदर जो है रेड अलर्ट इशू कर दिया गया है। फ्रांस के अंदर, स्पेन के अंदर, पुर्तगाल के अंदर भी टेम्परेचर 42 से लेकर 46, सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि राजस्थान की बात कर रहे हैं, है ना, सहारा डेजर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये यूरोप है। यूजुअली हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो लोअर लैटिट्यूड्स होते हैं वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता रहता है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता रहता है। लेकिन भैया वो सारी चीजें जो हैं चेंज हो रही हैं, ठीक है। 450 डेथ अब तक हो चुकी हैं स्पेन वगैरह में, और भी यूके वगैरह में कुछ डेथ हो चुकी हैं, हीट रिलेटेड कनाडा में हो चुकी हैं, तो वो तो हो ही रहा है ऑफ कोर्स। उसके अलावा जो पो रिवर बेसिन है, इटली वगैरह में इधर पो रिवर बेसिन पड़ता है, जहां पे काफी ज्यादा फूड प्रोडक्शन होता है यूरोप के अंदर, और पूरे यूरोप को वहां से फूड मिलता है, उसे जो है फूड बॉल्स कहा जाता है। वहां पे पिछले 200 डेज से, मतलब 6 महीने से ज्यादा भी बिल्कुल ही बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ी है, तो काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो रही हैं। और यूनानिमसली जितने भी एक्सपर्ट हैं सबका मानना है कि क्लाइमेट चेंज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जब टेम्परेचर इनिशियली बढ़ने लगा तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और आप सबको पता है कि जो लो प्रेशर क्रिएट होता है वहां पे चारों तरफ से हवा आने लग जाती है। तो हुआ ये कि जब यूरोप के अंदर लो प्रेशर क्रिएट होना शुरू हुआ तो अफ्रीका से, सहारा डेजर्ट से गर्म हवाएं वो अफ्रीका यूरोप की तरफ चलने लगी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे जो है धीरे धीरे गर्म हवाएं चलने का। और ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज हो जाता है तो 40 डिग्री टेम्परेचर विटनेस करने के जो चांसेस है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो यूरोप के अंदर यही हो रहा है, जो 40 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो डेफिनेटली फ्यूचर में और भी ज्यादा वहां पे नजर आने वाला है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है इन्होंने हमें बताई हैं। अमेरिका और कनाडा के अंदर हीट वेव का एक रीजन इन्होंने जेट स्ट्रीम भी बताया है कि जेट स्ट्रीम वहां पे डिस्टर्ब हो गई है। यूजुअली क्या रहता है, कनाडा के अंदर एक ही जेट स्ट्रीम होती है, लेकिन इस बार क्या हुआ, जेट स्ट्रीम को जो है वो बाइफरकेट हो गई है, 2 हिस्सों में मट गई है। तो जो नीचे वाली जो जेट स्ट्रीम है उसकी वजह से काफी जो है हीट वेव वहां पे चल रही है यूरोप और कनाडा के अंदर भी। तो ये कुछ कुछ चीजें डेफिनेटली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि डिस्कस द इम्पैक्ट, है ना, इम्पैक्ट पूछ सकता है आपसे, वो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स और डिस्कस द टेम्परेचर ऑफ डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकली हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस्ड इन यूरोप। तो वहां पे डेफिनेटली आप इसका यूज कर सकते हो, अच्छा कंटेंट दिया हुआ है।
ठीक है, क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है हीट वेव का या गर्मी बढ़ने का, क्लाइमेट चेंज का, कुछ भी कह सकते हो। तो पहली बात है कि जो विंटर्स हैं वो जल्दी खत्म हो रही हैं। पहले विंटर जहां 4 महीने की हुआ करती थी, अभी वो जहां पे 3 महीने की हो रही हैं। ये बड़ी बात है। वेजिटेशन जो है बहुत जल्दी ग्रो कर रही है ना, क्योंकि गर्मी आएंगी तो वेजिटेशन ग्रो करेगी। विंटर में तो वेजिटेशन ग्रो करता नहीं, क्योंकि स्नोफॉल होता है यूरोप के अंदर। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो वाटर टेबल है वो जो है धीरे धीरे जो है रेप्लिनिश हो रही है, मतलब खत्म होती चली जा रही है। उसके अलावा डिप्लीशन, वाटर बॉडी जो लेक्स वगैरह वहां पे है वो भी डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। सोइल जो है वो ज्यादा ड्राई होती चली जा रही है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मॉइस्चर चला जाता है। तो सोइल ड्राई होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वैसे भी कम हो जाएगा। रिवर जो है वो उनके अंदर पानी कम होता चला जा रहा है, क्योंकि स्नो कम है ना, स्नो कम है तो स्नो कम होगा तो ऑफ कोर्स रिवर के अंदर पानी भी कम होगा, है ना। वो कुछ इन्होंने यहाँ पे बात कही है। सोइल मॉइस्चर जो है डिक्रीज होता चला जा रहा है, उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर भी बढ़ रही हैं। रिवर जो है ड्राई होती चली जा रही है भैया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता चला जा रहा है। फूड सिक्योरिटी, वो सारी सारी चीजें। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो आपने लगा रखे हैं उनकी कैपेसिटी भी कम हो रही है, क्योंकि उनके अंदर पानी ही नहीं है। तो ये बहुत सारी जो है इन्होंने यहाँ पे इंपैक्ट इसके बताए हुए हैं, जिसको आप अपने नोट्स वगैरह के अंदर भी ऐड कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नीट कोनेंड्रम। कोनेंड्रम का मतलब होता है कंफ्यूजन, जब चीजें जो है इधर उधर जाने लगती हैं, प्रॉपर रास्ता आपको नहीं मिलता, उसे कोनेंड्रम कहते हैं। एंड तमिलनाडु स्टेडफास्ट ओपोजिशन। स्टेडफास्ट का मतलब ये होता है कि जो लगातार कंटिन्यूस जो ओपोजिशन होता रहता है, वो काफी स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होता रहता है। तो तमिलनाडु में जो है नीट को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी है और काफी ज्यादा जो है अपोजिशन भी उसका जो है लगातार यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पूरी कहानी क्या है थोड़ा आपको मैं बताता चलता हूँ। गवर्नर वाले रोल को आज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, यूजुअली जो हम लोग करते हैं इस केस में। हम यहाँ पे आपको नॉर्मल सी चीजें बताएंगे। तो नीट को इंट्रोड्यूस किया गया कब? देखिए, नीट को इंट्रोड्यूस करने का आइडिया सबसे पहले 2009 के अंदर शुरू हुआ था, जब वहां पे जो है यूपी की गवर्नमेंट इंडिया में हुआ करती थी। और इसके पीछे ऑब्जेक्ट ये था कि नीट से पहले क्या हुआ करता था, हर स्टेट, अलग अलग स्टेट जो है अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट करवाया करते थे। तो मान के चलो कि जैसे तमिलनाडु का बच्चा है, अब इसको केरला वाले किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इसे केरला का मेडिकल कॉलेज का एग्जाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा, जिसके लिए काफी ज्यादा 800-1000 रुपए जो है फीस लगती है। तो जितनी बार भी ये बच्चा जो है किसी दूसरे स्टेट में एग्जाम देने जाता था, उतनी ही बार उसको एंट्रेंस फीस देनी पड़ती थी और बार बार उसको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, है ना, जिसकी वजह से परेशानी बहुत ज्यादा होती है, मेंटल टॉर्चर भी हो जाता है। तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये सब चीजें ठीक नहीं है, इसको दूर करने के लिए हम लोग एक कॉमन टेस्ट रखेंगे। तो ये केस भैया मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने नीट को ये कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसको हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो उस समय 3 जज की बेंच हुआ करती थी, तो 2 जज ने कहा था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 1 जज ने कहा था कि नहीं, इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर जो है घूमते फिरते मामला जो है 3 साल के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया 2016 के अंदर, और इस बार जो है 5 जज थे, तो बेंच जो है वो बढ़ गई। और इन 5 जजों में से जो है 3 जजेस ने बोला कि नहीं, यस, नीट को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। तो अपने जो 2013 वाला डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, उसने उसको रिवर्स कर दिया और नीट को मैंडेटरी कर दिया। अब जब स्टेट वगैरह ने अपोजिशन किया, तो 2016 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आई, जिसमें 1 साल का एग्जाम्पशन दिया गया तमिलनाडु को, 1 साल का। तो 1 साल के बाद लेकिन फिर वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में बोला कि नहीं, आप ये एग्जाम्पशन नहीं दे सकते। 2017 के बाद से इंडिया में जो है पूरी तरह से हर स्टेट के लिए और सेंटर के लिए एक ही एग्जाम हो गया है, जिसे कहते हैं नीट। तो अगर आपको एमबीबीएस वगैरह में एडमिशन लेना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, आपको बीडीएस में एडमिशन लेना है, तो अभी आपके पास सिर्फ एक ही एग्जाम होता है नीट का, जिसमें जो भी रैंक आता है उसके हिसाब से काउंसलिंग होती है और आप एग्जाम दे सकते हो। हालांकि स्टेट रिजर्वेशन अभी भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल अभी अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जाम नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात यह है कि ये कर तो दिया, लेकिन इश्यूज क्या क्या हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि भैया ये जो नीट का एग्जाम है ना, ये साफ साफ जो है कोचिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। नीट के एग्जाम से पहले क्या होता था, जैसे तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें, खासकर तमिलनाडु में जो बच्चा 12वीं में जितने नंबर लेके आता था और बाद में एंट्रेंस टेस्ट जो होता था, 12वीं के नंबर को भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो जो पुअर बच्चा होता है, जो गरीब बच्चा होता है, जो तमिलनाडु के सरकारी कॉलेजेस में पढ़ता है, सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, उसको भी यहाँ पे वेटेज मिलता था, क्योंकि 12वीं के नंबर काउंट होते थे। लेकिन नीट में जो है 12वीं के नंबर काउंट नहीं होते हैं, सीधा सीधा आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। तो जो अमीर बच्चा होगा, जिसके पास पैसा होता है ना, साधन होते हैं, कोचिंग के लिए फैसिलिटीज होती हैं, वो बच्चा तो एडमिशन ले सकता है, बाकी बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। एक्चुअली ऐसा हुआ भी 2 साल पहले तमिलनाडु ने एक कमीशन बिठाया था। उस कमीशन ने ये जो है पाया अपनी रिसर्च के अंदर कि 99% ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया है नीट के थ्रू, उन्होंने कोचिंग लिया हुआ है।
सिर्फ 1% बच्चा ऐसा है जिसका विदाउट कोचिंग सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि आप यूपीएससी में भी देखते हो, वो भी इसी तरह की सिचुएशन रहती है। तो इस सबसे बड़ा तो नुकसान ये है कि जो गरीब बच्चा है, बैकवर्ड बच्चा है, वो नहीं एडमिशन ले पा रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब नीट का एग्जाम होता है तो सारे का सारा फोकस किसके ऊपर होता है? सारा फोकस इस चीज के ऊपर होता है कि एग्जाम में आंसर कैसे किए जाएं, रादर देन लर्निंग। लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं होता है। लेकिन जब एडमिशन 12वीं के बेसिस पे होते थे तो लर्निंग के ऊपर भी फोकस किया जाता था, क्योंकि स्कूल में आपको जो है प्रैक्टिकल वगैरह भी करवाए जाते हैं। लेकिन अभी वो पूरा सिस्टम इन्होंने यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया है। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है। तो ये है कुछ नीट के साथ इशू जो आपको पता होना चाहिए। करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस वही है कि जो तमिलनाडु के लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया था, जिस बिल में यह कहा गया था कि हम लोग नीट को नहीं मानेंगे, हमें एग्जाम्पशन दिया जाए। वो जो है पूरे का पूरा मामला गवर्नर के पास चला गया। गवर्नर ने उसको जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखा और प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर मंजूरी देने से मना कर दिया है। फिलहाल का मतलब तो यही है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, एक्चुअली सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी इस मामले में देखने की बात कही है, लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार इस बात पे जो है वो जो है झुकने वाली है। बात सिर्फ तमिलनाडु की नहीं है, केरला, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे के सारे स्टेट ने भी नीट को लेकर जो है प्रॉब्लम क्रिएट की है। वो भी इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर तमिलनाडु का एग्जाम्पशन दिया जाता है तो डेफिनेटली दूसरे स्टेट के अंदर भी आवाज उठेगी, और जिसको जो है अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो वही चीजें हैं, तो थोड़ा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास जो आर्टिकल है जो है हमारा एडिटोरियल सेक्शन, और ये एडिटोरियल सेक्शन है इंडिया वियतनाम रिलेशन के बारे में, जिसके बारे में पहले हम लोगों ने बात नहीं किया है। पहली बार हम लोग इंडिया वियतनाम रिलेशन पढ़ रहे हैं डायरेक्टली एडिटोरियल के बेसिस पे। टॉपिक्स वगैरह हम लोगों ने थोड़े बहुत किए हैं। न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि भैया हम लोगों ने 50वीं वर्षगांठ जो है एनिवर्सरी मना रहे हैं। 1972 में इंडिया और वियतनाम के ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए थे, ठीक है। उसके बाद से जो 50 साल हो गए हैं। और वियतनाम जो है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट भी है, ये आपको पता होना चाहिए। और हमारा काफी स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, क्योंकि जब हम लोग साउथ चाइना सी की बात करते हैं, जिसे मेडिटेरेनियन ऑफ पैसिफिक भी कहा जाता है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भी हमारे लिए जरूरत है। 55% जो इंडिया का ट्रेड है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में होता है, वो हमारा साउथ चाइना सी से होकर ही आता है। और साउथ चाइना सी के लिए जो है वियतनाम एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो ये थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। लोकेशन आपको दिखा देता हूं, आपको पता होना चाहिए मैप वर्क के लिए। लोकेशन देखो दोस्तों, ये है, ये आपको जहां पे ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है, ये वाला, ये है आपका वियतनाम, ठीक है। ये आपका आ जाता है इधर, ये साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में ये वाला जो एरिया है जिसे 9 डैश लाइन कही जाता है, ये वाली जो 9 डैश लाइन है, इस पूरी जगह को चाइना क्लेम करता है। और यहाँ पे कई सारे आइलैंड हैं जिसको वियतनाम, ऑफ कोर्स ये वियतनाम के आइलैंड है। चाइना कहता है कि वो मेरे आइलैंड है, फिलीपींस कहता है मेरे आइलैंड है, ताइवान कहता है मेरे आइलैंड है। तो इसको लेके इशू चलता रहता है। इसलिए वियतनाम के बीच में, चाइना के बीच में रिलेशन जो है बहुत अच्छे नहीं है। कोशिश करता है चाइना, लेकिन चाइना जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एक हाथ वो हैंड शेक करता है, दूसरे हाथ से जो है वो छुरा चाकू अपने हाथ में रखता है। तो चाइना की तो पॉलिसी ऐसी है। तो वियतनाम को जो है चाइना की नीयत पे बिल्कुल भी वो मतलब भरोसा नहीं करते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। तो इंडिया डेफिनेटली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ी चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। ये कहाँ भाग गया? हाँ जी, तो उसके बारे में पिछली बात कर रहा है। तो 4 की इंपॉर्टेंट एरियाज ऐसे हैं जो इंडिया और वियतनाम के रिलेशन के अंदर काफी ज्यादा डिफाइनिंग है। पहला है इंडियाज एस्पिरेशन टू काउंटर असर्टिव चाइना। तो पहले तो हमने चाइना को काउंटर करना है ना, हर मामले में, इकोनॉमिक मामले में, स्ट्रेटेजिक मामले में। दूसरी बात यह है कि इंडिया वांट्स टू इंटेंसिफाई इट्स प्रेजेंस टू ट्रैक पोटेंशियल डेवलपमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। तो मैरीटाइम जो है इंडिया को डेवलप करना है, अपनी नेवी वगैरह, कोस्ट गार्ड, है ना। तो उसके लिए हमें डेफिनेटली ये चाहिए। और वियतनाम की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इंडियाज नेवी अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरवर्ड मैरीटाइम प्रेजेंस विद नेवल पार्टनरशिप दैट वुड क्रिटिकल टू द डिटर द पोटेंशियल एडवर्सरीज। तो फ्यूचर में कोई हमें वहां से थ्रेट ना हो चाइना को लेकर स्पेसिफिकली, तो उसके लिए फ्यूचर के लिए हम लोग रेडी होना चाहते हैं। तो तीसरी चीज ये है। चौथी चीज यहाँ पे ये है कि इंडिया जो है वो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के साथ लगातार अपने रिलेशन बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए जो है वियतनाम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो चाइना वाला एंगल बेसिकली यहाँ पे डोमिनेट करता है। तो चाइना को काउंटर करना है। ये जो इंडो पैसिफिक में जो हमारा जो ट्रेड होता है 55% जो है साउथ चाइना सी से होके जाता है। तो वियतनाम काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्यूचर में कोई हमें थ्रेट ना हो, उसके लिए हमें लोगों को टैकल करना है। और एक ट्रेड तो खैर है ही, इस पूरे रीजन के साथ इंडिया को ट्रेड बढ़ाना है। वियतनाम उसमें काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 4 बेसिक पिलर्स होते हैं। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, इंडिया की हिस्ट्री जो है वियतनाम के साथ काफी पुरानी है। 1954 में एक्चुअली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है सबसे पहले यात्रा की थी। फिर 1959 में जो होंग चिन मिन
जो कि प्रेसिडेंट थे उस समय वियतनाम के, उन्होंने जो है इंडिया में यात्रा की थी। राजेंद्र प्रसाद जी ने भी जो है यात्रा की थी वियतनाम की। तो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन रहे हैं। फिर बाद में दिक्कतें हो गई क्योंकि वियतनाम में जब फ्रांस का लड़ाई हुई और फिर बाद में जो है यूएसए और वियतनाम वॉर, आपको सबको पता ही है, वो काफी फेमस भी है। तो फिर बाद में यूएसए ने वहां पे इंटरवीन किया और वियतनाम पे जब यूएसए ने इंटरवीन किया, इंडिया ने उसको जो है काफी ज्यादा जो है अपोज किया था। तो इंडिया ने अमेरिका की पॉलिसी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था पाकिस्तान वाले केस में। इवन फ्रांस की, जैसे ब्रिटिश इंडिया जो है ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, वियतनाम जो है फ्रांसी कॉलोनी हुआ करता था। 1947 में जब हमें आजादी मिली तो हम लोगों ने फ्रांस को भी क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि आप वियतनाम से भागिए। तो सारी सारी चीजें हैं। फाइनली जब यूएसए ने वियतनाम को छोड़ा 1972 में, तो इंडिया ने तब जाके जो है तुरंत के तुरंत हम लोगों ने उसके साथ अपने रिलेशन डेवलप कर लिए। इंडिया वियतनाम जो है कई सारे इंटरनेशनल और रीजनल ग्रुपिंग्स का पार्ट है, जैसे एशियान हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है, एशियान हो गया, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन हो गया, यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। एशिया यूरोप मीटिंग, इसका भी हम लोग पार्ट है। यूनाइटेड नेशन के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डब्ल्यूटीओ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। वियतनाम जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जो है जिसे बिप्पा कहा जाता है ना, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड द प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, इसका भी हम लोग पार्ट है 1997 के बाद से। 2003 में जो है इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हम लोगों ने नेगोशिएट करना शुरू किया और 2010 के अंदर जो है एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। तो वियतनाम यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा 1988 में हमारी जो ओएनजीसी विदेश जो लिमिटेड है, जो कि एक इंटरनेशनल सब्सिडरी है हमारी ओएनजीसी का, वियतनाम में अपनी कंट्री के अंदर कुछ ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए इसको राइट्स दे दिए थे। तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे जब इंडिया वियतनाम के रिलेशन की बात होती है। ये सारी की सारी चीजें आपको एडिटोरियल में नहीं दिया गया, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके अलावा काफी स्ट्रेटेजिक और डिफेंस रिलेशनशिप भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। इवन ब्रह्मोस मिसाइल जो है, वियतनाम ऐसा पहला कंट्री बन सकता है पूरी दुनिया में जिसको हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल देने वाले हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा कुछ समय पहले हमारा जो नेवल शिप था आईएनएस किल्टन, वो जो है 2020 में उसने वियतनाम की यात्रा की थी, जिसको कहा जाता है मिशन सागर 3। ठीक है, मिशन सागर 3 वियतनाम से रिलेटेड है, सभी बच्चों ने इसको याद रखना है। पैसेज एक्सरसाइज हम लोग करते हैं वियतनाम के साथ। पैसेज एक्सरसाइज का मतलब होता है पैसेज एक्सरसाइज, पैसेज, ठीक है, कोई खास ऐसा कोई नेवल एक्सरसाइज ये नहीं होता है, सिर्फ नॉर्मली अपने शिप्स को इधर से उधर लेके जाते हैं, पैसेज एक्सरसाइज को बोलते हैं। फिर हम लोगों ने जो है 2030 के लिए एक अपना इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप भी बनाया है। उसके अलावा $100 मिलियन का जो है डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट हम लोग देने वाले हैं। $500 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट को हम लोग देने वाले थे, इसको थोड़ा सा जल्दी कर दिया है। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी हम लोगों ने एक म्यूचुअल ऑफ मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का दोस्तों मतलब ये होता है, जैसे कोई इंडियन शिप है, अगर उसको साउथ चाइना सी में जाना है, पैसिफिक ओशन में जाना है, तो वो वियतनाम के किसी पोर्ट वगैरह के ऊपर रुक के जो है रिफ्यूलिंग वगैरह कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, उसको हम लोग लॉजिस्टिक सपोर्ट कहते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। उसके अलावा वियतनाम के कुछ नेवल ऑफिसर्स वगैरह को हम लोग इंडिया में ट्रेनिंग भी देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो आईएनएस सातवाहन है विशाखापट्टनम में जो है, यहाँ पे हम लोग काफी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं वियतनाम के सेलर्स को, तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंडिया ने 12 हाई स्पीड बोट भी जो है वियतनाम को गिफ्ट दिया था थोड़े समय पहले। लेकिन अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है, जैसे एकेडमिक हो गया, एजुकेशन वाले मामले में, कल्चरल कोलैबोरेशन और हम लोग कर सकते हैं, शिप बिल्डिंग हो गया, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, मैरीटाइम एजुकेशन, रिसर्च, कोस्टल इंजीनियरिंग, ब्लू इकोनॉमी, मरीन हैबिटेट कंजर्वेशन वगैरह, इसमें अभी हम लोग काफी ज्यादा स्कोप है हमारे रिलेशन को इंप्रूव करने का। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। इंडिया वियतनाम रिलेशन के बारे में डेफिनेटली आपसे पूछ सकता है वो, क्योंकि अभी वैसे भी 50th एनिवर्सरी है, तो ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज्यादा आपको नहीं करना है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, थोड़ा सा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए, फ्यूचर में और हम लोग क्या कर सकते हैं, इतनी ही डायमेंशन हमारे लिए सफिशिएंट होती हैं। बट चाइना वाले एंगल को आपने ध्यान रखना है, साउथ चाइना सी एंड ऑल दैट, तो सारी चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए दोस्तों। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास आज हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे ये वाला आर्टिकल जो है आरबीआई टू इनिशिएट सीबीडीसी, है ना, एंड होलसेल रिटेल सेक्टर। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीडीसी के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। बेसिकली क्या रहता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी। जैसे हमारे पास क्रिप्टो करेंसी होती है ना, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी ही तो है। तो सरकार क्या कर रही है, बिटकॉइन को तो बैन कर रही है। तो आरबीआई अभी अपना खुद का एक अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाले, जिसे कहा जाता है सीबीडीसी, ठीक
ठीक है। अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में हर बैंक अभी जो है सीबीडीसी करने वाले हैं, अपनी अपनी लोकल करेंसी लेके आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, पहले इसके बारे में अच्छे से कर चुके हैं। जब फाइनली आरबीआई इसको इंट्रोड्यूस करेगा तब इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। ये वाला आर्टिकल आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, इकोनॉमी वाले सेक्शन से आपको दिया होगा। एक एडिटोरियल भी दिया हुआ है, रिवैम्प इंडियाज स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो सबको रिकमेंड करूंगा इसको जरूर पढ़ें। और यहां से अगर आप कुछ नोट्स ले सकते हो तो कुछ नोट्स भी इंपॉर्टेंट ले सकते हो, ठीक है। ये पुतिन वाला तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मन करे तो, टाइम है तो पढ़ सकते हो। हाईकोर्ट अलाउज माइनर रेप विक्टिम टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी आफ्टर 26 वीक्स। देखिए इंडिया में 26 वीक्स के बाद टर्मिनेंसी अलाउड नहीं होती है, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने अभी एग्जामिशन दिया है, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो। उसके अलावा इंडिया में जो एमटीपी एक्ट है 1971 और अभी लेटेस्ट जो आया है उसको जो है हम लोग पहले कर चुके हैं अच्छे से, आप इसको भी थोड़ा सा देख सकते हो। तो ये कुछ कुछ एडिशनल आर्टिकल हमारे पास है। आई होप आपको आज की एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कोई भी एस्पिरेंट बिना लाइक करे नहीं जाएगा। अगर आप लाइक करते हो, कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कर सकते हो, ठीक है। तो आज इसी के साथ एनालिसिस को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।